गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि नीट का पेपर लीक हुआ, देश भर के अंदर प्रोटेस्ट हुए। अब इसके बाद ना आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको नंदन नीलेकणी जी यहाँ पे हेड कर रहे हैं। अब कोशिश ये है कि एनटीए में जो कमियां हैं या फिर भारत के अंदर जो पेपर लीक्स होते हैं उसको हम रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सारे जो सुझाव होगा ना वो दरअसल में ये जो पैनल है उसके ऊपर काम करेगा ताकि आगे जाके पेपर लीक ना हो। अब यही पिटीशन ना सुप्रीम कोर्ट में चल रही है पेपर लीक के रिगार्डिंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि देखो, लीक पहले भी होते थे। सरकार ने 2024 के अंदर भी कमेटी बनाई थी जिसको कि इसरो के चेयरपर्सन के राधाकृष्णन जी यहाँ पे हेड करते थे। उन्होंने सुझाव दिए, पर सरकार ने उन सुझावों पे क्या किया? कुछ गिने चुने सुझाव माने, बाकी सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये आता है कि पेपर लीक होता है, कमेटी बनती है, फिर पेपर लीक होता है, फिर कमेटी बनती है, फिर पेपर लीक होगा, फिर कमेटी बनती रहेगी। तो ये सरकार को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे वाली चीज को हम ठंडे बस्ते में डालते जा रहे हैं, आगे आगे चलते जा रहे हैं। काम किस चीज के ऊपर कितना हुआ ये भी तो आप देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सरकार को बहुत ज्यादा यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार से आप पुरानी फाइंडिंग्स को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स जो होने चाहिए वो एक प्रॉपरली आप उनको एग्जीक्यूट करिए। बस ये नहीं कि ठीक है यार कि अचानक कोई घटना हुई, फटाफट यहाँ पे एक कमेटी बना दो, ऐसे नहीं करना। आपको यहाँ पे धीरे धीरे करते करते अपने जो सिस्टम के अंदर खामियां हैं उनको ठीक करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ये बात यहाँ पे बोली है। तो जो भी एनटीए के अंदर रिफॉर्म्स होंगे वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि आगे जाकर ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है और एक परमानेंट मैकेनिज्म हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दोस्तों, डेट है आज की 20 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वो है पीएम केयर्स फंड के बारे में। देखो, आप सबको इस फंड के बारे में पता होगा। कोविड का जब समय आया था ना, तो उस समय सरकार के द्वारा ये फंड जो है वहां पे बनाया गया था। अब कोविड जो है, ठीक है, उसके मदद के लिए सरकार ने ये फंड बनाया ताकि जो आम जनता है यहाँ पर इस पैसे को कंट्रीब्यूट करें इस पर्टिकुलर फंड के अंदर एंड फिर सरकार उस फंड का इस्तेमाल कर सके अलग अलग समय के ऊपर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए या डिस्ट्रेस सिचुएशन आए। स्पेसिफिकली उस टाइम कोविड के लिए बनाया गया था, पर आगे ये कंटिन्यूड रहा कि और भी कहीं पर कुछ जरूरत पड़ती है, कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, वहां पर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। तो अगर मैं इस फंड के ओरिजिन की बात करूं तो 2020 में ये जो फंड है ये रजिस्टर करवाया गया था अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है। अब इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होते हैं, लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी अलग अलग संस्थान वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, फॉरेन डोनेशन भी यहाँ पे हो सकती है। राइट। अब पॉइंट पता क्या है, इस फंड के चेयरमैन कौन है? वो है प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस बोर्ड के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये इसके एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज के तौर के ऊपर यहाँ पे इसके अंतर्गत हैं। ठीक है। अब इसमें पैसा जो होगा वो इमरजेंसी रिलीफ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। एंड अगर आप पीएम केयर्स फंड में डोनेट करते हैं ना, तो जितना भी पैसा आपने डोनेट किया वो सारा का सारा 100% यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। तो यानी कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इसमें डोनेट करिए, वो पैसा आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड 100% यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे रहेगा। पर एक चीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है पीएम केयर्स फंड की, वो ये है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई के अंतर्गत। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए ये आरटीआई के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आती। तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे इसके काम काज को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी लोगों तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। बट अभी फिलहाल यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें पता लगी है उसमें ये देखा गया है कि पीएम केयर्स फंड के अंदर जो पैसा है ना वो लगभग 8,500 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच गया है। अब पॉइंट ये आता है कि सर सरकार क्या इस पैसे का इस्तेमाल कर रही है? जवाब है लगभग ना के बराबर। पहले हुआ था 2020 में, 21 में हुआ था पैसे का इस्तेमाल, पर आज के टाइम ना सरकार ने इस पैसे को दरअसल में एक बैंक में एफडी में रख रखा है और एफडी से उनको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, पर खर्च कहीं नहीं हो रहा। इस बार तो करोड़ से भी कम यहाँ पे सिर्फ 87 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हुए।
अब एक तरफ यहाँ पे इतनी सारी इश्यूज चल रहे हैं असम के अंदर, आप लोगों ने देखा कितने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट आया फ्लड्स का, और देश के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, पर सरकार यहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जहां पर पैसा दिया भी जाता है वहां पर अथॉरिटीज हमारी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो पॉइंट ये आता है कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सरकार के पास पैसा भी पड़ा हुआ है, तो सरकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है और क्यों हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जानकारी नहीं दे पा रही। जब आम जनता ही इसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है तो पता तो होना चाहिए भाई कि पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे हो, जब इतने सारे प्रॉब्लम देश के अंदर चल रहे हैं। तो इस वजह से पीएम केयर्स फंड के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आज के समय आपको यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है इरप्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। अब इस मीटिंग को मैं समझाऊंगा आपको, पर उसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, विच इज कॉल्ड एज CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। देखो, मान लो यहाँ ना एक्चुअली ये यूरोपियन यूनियन के स्पेसिफिक है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है। लेट से EU को ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब एक चीज तो पता क्या है कि वो EU में बना हुआ ही प्रोडक्ट यहाँ पे ले ले। एक हो सकता है कि लेट से जैसे इंडिया से मान लो वो चीज मंगाए। अब एक चीज जरा सोच के देखना कि सस्ती प्रोडक्ट किसका होगा। सर इंडिया का हो सकता है प्रोडक्ट सस्ता हो। यूरोपियन यूनियन का ऐसा कहना पता क्या है कि EU में कोई प्रोडक्ट बनता है तो महंगा, पता क्यों बनता है वो? क्योंकि EU प्रॉपरली इन्वायरमेंट का ध्यान रखता है। वो देखेगा कि हाँ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है पर अपने आप में महंगी है, तो इसीलिए प्रोडक्ट EU में बना हुआ महंगा होगा। पर इंडिया में अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है तो शायद भारत ये नहीं देख रहा होगा कि हमने उसको प्रोड्यूस कैसे किया, शायद बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहा होगा भारत। एंड उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट इनका सस्ता होगा पर इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान किया, ऐसा EU का कहना है। अब तो EU ने पता क्या बोला कि अगर इंडिया से कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है या बाकी और देशों से भी इनफैक्ट, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसका इस्तेमाल, जिसको बनाने के लिए हमने हाई कार्बन मेथड्स का इस्तेमाल किया, जिससे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो उस केस में पता क्या होगा, यहां पर EU उसके ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगा देगा। और इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील की बात होती है ना, स्टील की, तो हर एक चीज का वहां पे बताया गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने एमिट किया उसका क्या प्राइस है। अब अगर मान लीजिए EU को लगता है कि भारत ने ज्यादा कार्बन एमिट किया है तो उस केस में टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा और हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो EU में कोई भी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं खरीदेगा। ये दिक्कत है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पर 1 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो इस केस में पॉइंट ये आया है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको भारत के लोगों को क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, उनको पेमेंट इनके साथ लिंक कर दी गई है, तो हमारे स्टील के एक्सपोर्ट, एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट, केमिकल के एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट, ये सारे आज के समय काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इनके ऊपर है कि पता नहीं आगे जाके ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या भारत के ऐसा ना हो कि भारत का एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाए। तो इसमें आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें कवर्ड है फिलहाल इसके अंदर। आगे जाके और चीजें यहाँ पे इसके अंदर एक्सपेंड होंगी। तो इससे कोशिश तो EU की ये है कि हाँ जहां पर क्लाइमेट रेगुलेशन अच्छे नहीं है उनके ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगाया जाए। पर भारत को दिक्कत ये है कि अगर हम बात करते हैं ना, 90% इंडियन एक्सपोर्ट जो EU को जा रहा है यहाँ पे, उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है आयरन एंड स्टील का। तो इस वजह से ये सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न के अंदर यहाँ पे आ चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी जो ब्रिक्स के देश हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित है कि इनके अलग अलग मैन्युफैक्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो अभी यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई ना, ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग, उसमें इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि ये जो यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे लाया है ना, ये एक प्रकार का यूनिलैटरल, प्यूनिटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पे मेजर है। यानी कि ये डेवलप्ड देश जो है ना, ये डेवलपिंग कंट्री से प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे, उनके ऊपर पनिशमेंट के तौर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने CBAM लगाया है। इसीलिए ब्रिक्स के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं उन सब ने मिलकर यहाँ पर ये बोला है कि ये चीज सही नहीं है जो EU यहाँ पे कर रहा है। तो EU को यहाँ पर इस चीज को पीछे लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे होता है। डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में खूब सारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें डेवलपिंग से प्रोडक्ट नहीं चाहिए।
तो डेवलप्ड वाले तो डेवलप्ड हो गए हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वहां पे मौका ही नहीं देना चाह रहे। दैट इज द थिंग, दैट इज द कंसर्न जो कि आज के समय ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स को यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखो अभी यहाँ पे रिसेंटली डेटा आया है जो ये बता रहा है कि जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, वो लगातार 10 साल से कम ही होता जा रहा है। यानी कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, उसके बाद से अगर आप नोटिस करो, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। अभी हम उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 के आसपास था। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो आपको पता है जो कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज हमारे बिजनेसेस हैं, अगर वो फैक्ट्रीज, मशीनरीज, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। अब ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर कंपनीज अपनी नई नई फैक्ट्रीज बनाएंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, मशीनरीज नहीं लेंगी, टेक्नोलॉजीज अच्छी लेंगी, तो वो तो बहुत हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो नॉर्मली पता क्या होता है कि अगर कंपनीज को लगता है कि उनका प्रॉफिट आगे जाके बढ़ सकता है पैसा इन्वेस्ट करने से, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगी। अगर कंपनीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनमें अच्छा खासा है कि आने वाले समय के अंदर सिचुएशन बेहतर होगी, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगी। अगर उनको लगता है कि मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, या फिर उनको इंटरेस्ट रेट, उनको लोन सस्ते में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो सोचेंगे कि नहीं यार हमें इन्वेस्ट नहीं करना। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, छोटी कंपनीज जो होती है ना, उनको कई बार दिक्कत आती है कि सस्ते में उनको लोन वगैरह नहीं मिल पाता, तो वो भी एक चीज फैक्टर बन जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स वो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट उनको फ्यूचर में हो सकता है, आगे कमाई का क्या साधन है, मार्केट में डिमांड बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। अगर ये सीधे सारी चीजें उनके सामने होती हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर उनको लगता है कि आगे जाके उनके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, आगे उनको नुकसान हो सकता है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा यहाँ पे बचेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फिर कम क्यों है। उसका सिंपल रीजन ये है कि अभी भी बड़ी बड़ी फर्म्स को यहाँ पे लगता है कि डिमांड उनके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसीलिए उनके पास पैसा भले ही है पर उसको वो खर्च नहीं करना चाह रहे बड़ी बड़ी कंपनीज। छोटी कंपनीज को दिक्कत ये आ रही है कि उनको लोन वगैरह लेना, उनको पैसे वगैरह बोरो करना बहुत महंगा पड़ रहा है, पैसों की कमी है उनके पास, ये एक दिक्कत आ रही है। फिर इंडिया में कभी कभी इकोनॉमिक शॉक्स भी आते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था या यूएस ईरान का था, तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आया, क्रूड ऑयल के ऊपर हमारे इंपैक्ट आया, एलपीजी के ऊपर इंपैक्ट आया, इलेक्ट्रिसिटी पे इंपैक्ट आया। तो इस प्रकार से जब इंपैक्ट भारत के ऊपर फॉरेन शॉक्स का या इंटरनल शॉक्स का बहुत ज्यादा आता है, तो उससे बिजनेस कॉन्फिडेंस यहाँ पे कम भी होता है। तो अगर मैं बात करूं ना, तो पिछले 10 साल के अंदर ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा लगातार कम ही होता जा रहा है, और सरकार के लिए बहुत ही चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसका क्लियर मतलब ये है कि उनको फ्यूचर में अच्छी चीजें नहीं देखने को मिल रही। ठीक है ना। अब अगर आप नोटिस करो तो सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, आई थिंक 2018-19 के अंदर हमने यहाँ पे जो हमारे कंपनीज के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी हमारे यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक कम ही रहा। पर तब भी अगर कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, इसका क्लियरली मतलब ये है कि उनको डिमांड के अंदर यहाँ पे दिक्कत लग रही है। तो सिर्फ टैक्स कम कर देने से या इंटरेस्ट रेट कम कर देने से बात नहीं बनती, हमें बाकी चीजों के ऊपर भी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। ये हमें लेटेस्ट डेटा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे हमें चीज बता रहा है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है अर्थक्वेक स्वार्म्स इन महाराष्ट्र। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ना एक ही फोर्टनाइट के अंदर टोटल 29 बार यहाँ पे ट्रेमर्स हमें देखने को मिले। जैसे हम बोलते हैं ना कि धरती कांपी, ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का अर्थक्वेक आया। अब ये बड़े अर्थक्वेक नहीं होते, जो स्वार्म्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। कई बार एक ही दिन के अंदर कुछ 10-15 मिनट के गैप के ऊपर आते हैं, कई बार दिनों के अंदर भी आते हैं, कई बार महीनों के अंदर भी आते हैं, पर ये छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े नहीं होते। कई बार हो सकता है कि एक मेन शॉक आए, कई बार ना भी आए। ठीक है, समझे मेरी बात को। मोस्टली स्वार्म्स के अंदर तो यही होता है कि आपका छोटे छोटे आपके इस प्रकार से आपके अर्थक्वेक आते हैं, कोई बड़ा नॉर्मली क्वेक नहीं आता। ठीक है, जो बड़ा वाला होता है ना उसको हम मेन शॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अर्थक्वेक स्वार्म में तो कोई क्लियर मेन शॉक यहाँ पे नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको 29 यहाँ पे जो स्वार्म्स थे वहां पे देखने को मिले महाराष्ट्र के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि सर महाराष्ट्र में ऐसा क्या रीजन है, महाराष्ट्र तो हिमालयन रीजन में भी नहीं आता, फिर यहाँ पे क्यों इतने अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। देखो एक तो है यहाँ पे इंट्रा प्लेट सीस्मिसिटी। अब यहाँ वर्ड देखना, यहाँ वर्ड है इंट्रा,
ठीक है, इंट्रा मतलब होता है विद इन। देखो नॉर्मली हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं जहां प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, जहां पे एक प्लेट दूसरे से टकराती है, राइट। पर यहाँ ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र तो पूरी तरह से इंडियन प्लेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, तो प्लेट बाउंड्री से तो काफी दूर है। पर होता पता क्या है कि विद इन द प्लेट ही कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लेट अपने आप में थोड़ी बहुत मूव करती है, थोड़ी बहुत डिफॉर्म होती है, मतलब उसका शेप वगैरह खत्म होती है। तो ऐसा होने की वजह से कई बार वहां पे स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिससे आपके अर्थक्वेक यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका जो महाराष्ट्र वाला रीजन है डेक्कन ट्रैप मतलब डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये बहुत लंबे टाइम पहले 66 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और यहाँ पर आपको मोस्टली बेसाल्टिक डेक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। अब इसमें ना क्या है, फ्रैक्चर्स हैं इस रीजन के अंदर। फ्रैक्चर का मतलब होता है एक प्रकार के क्रैक, एक प्रकार के ब्रेक आप यहाँ पे कह सकते हो, जो रॉक्स के अंदर होते हैं। टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से ये हो जाता है, वेदरिंग की वजह से ये चीज हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको शियर जोन्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक रीजन होता है जो डिफॉर्म हो चुका होता है आपके फोर्सेस की वजह से, मतलब टूटने लग जाता है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट होने लग जाती है स्ट्रेस की वजह से। फिर एक रीजन यहाँ पे ये भी आता है कि जब कई बार बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, तो बारिश का पानी जो होता है वो इन क्रैक्स में, इन फ्रैक्चर्स में एंटर करने लग जाता है। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उनके अंदर भरने लग जाएगा, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो फ्रिक्शन है जिसने पार्टिकल्स को इकट्ठा रखा हुआ था वो कम हो जाएगा, और इस प्रकार से जो जमीन है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो ऐसे प्रकार में लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कोयना वरना रिजर्वायर जो है, इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिस वजह से ये महाराष्ट्र में आखिर स्वाम्स क्यों आते हैं, ये न्यूज में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एलिफेंट कॉरिडोर्स होते क्या हैं। अब आपको पता होगा कि जो एलिफेंट्स है ना, वो बहुत लंबे लंबा यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब उनको मूव करने के लिए एक ऐसा रीजन चाहिए जहां पर आराम से मूव कर पाए, ठीक है ना, जहां पर कोई ज्यादा ह्यूमन का इनहेबिटेशन वगैरह ना हो। तो नेचुरल मूवमेंट के लिए ना जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो क्योंकि आप नोटिस करते हो कि एलिफेंट्स अलग अलग स्टेट्स में मूव करते हैं, तो अगर कॉरिडोर्स होंगे एलिफेंट कॉरिडोर्स, तो आ, सड़कें बनाने का, रेलवे सेटलमेंट, ये सब चीजों का ना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखो अगर आपने इस एलिफेंट कॉरिडोर के आसपास सड़क बना दी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कॉरिडोर के बीच में आपने सड़क बना दी तो परेशानियां हो जाती हैं। और उस केस में क्या होता है कि फिर हाथी क्या सोचेगा, हाथी सोचेगा कि यार इधर तो सड़क बन गई, मुझे कहीं इधर से जाना है, कहीं इधर से जाना है, कहीं इधर से जाना है। जब इधर उधर से हाथी जाएंगे तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे होंगे, प्लस एट द सेम टाइम वो खेतों की तरफ यहाँ पे भागेगा, खेतों की तरफ जाएगा तो वहां पर क्रॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। डेंजरस एनकाउंटर्स हो सकते हैं इस प्रकार से एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर को यहाँ पे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि देखो एलिफेंट्स वगैरह के लिए कौन सी स्टेट्स वगैरह बाउंड्रीज तो कुछ होती नहीं है, तो एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करते रहते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई एक सर्वे करो प्रॉपरली एलिफेंट कॉरिडोर का, और ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिफेंट्स को यहाँ पे रुकावटें हैं उनके कॉरिडोर्स के अंदर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश ऑलरेडी दे रखे हैं कि कैसे हमें एलिफेंट कॉरिडोर को यहाँ पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये है कि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं हो सकती जो एलिफेंट कॉरिडोर को यहाँ पे ब्लॉक करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे सड़क बना दी ना, जहां एलिफेंट कॉरिडोर होगा वहां कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे हाथी मूव करते हैं, तो कोई सिंगल स्टेट इसके पाथवे को रोक नहीं सकती। कोई फिजिकल ब्लॉकेड यहाँ पे उनके अंदर नहीं होना चाहिए। इवन अगर मान लो जो हाथी है क्रॉप डैमेज करें, पर फिजिकल ब्लॉकेड आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब जो अगर हाथी कई बार क्रॉप डैमेज करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो खेत होता है ना वो उनके कॉरिडोर के बीच में आ जाता है। इसके अलावा सेंटर को बोला गया है कि फ्रेश आप सर्वे करवाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रिपोर्ट आप यहाँ पे सबमिट करिए, ठीक है ना। तो एलिफेंट पाथवेज को यहाँ पे ध्यान से करना यहाँ पे जरूरी है इन सब चीजों के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप लोग ना वाइल्ड एलिफेंट्स को भगाने के लिए बहुत ही कुछ खराब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अक्सर फायर बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये फायर बॉल्स क्या होती हैं। देखो होता पता क्या है, जैसे एक मान लो आपने एक कपड़ा लिया, उस कपड़े के ऊपर आपने एक मतलब उसको एक बॉल की तरह आपने बना दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगा के जब आप इसको एलिफेंट की तरफ फेंकोगे ना तो एलिफेंट डर जाएगा। पर दिक्कत पता क्या आती है, इससे ना एलिफेंट को नुकसान पहुंचता है।
अगर वो बॉल एलिफेंट के लग जाए तो उसकी इंजरीज हो जाती हैं। फिर ऐसे ही होती हैं बर्निंग रॉड्स। रॉड आप समझते हो, जैसे आपने आयरन रॉड ली और उसका एक हिस्सा आपने जला दिया। अब ऐसा वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बार केसेस में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हुला पार्टीज भी बोलते हैं। तो लोकल ग्रुप कई बार ऐसी रॉड्स अपनी आग से जलाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एलिफेंट्स को लग जाए फिर से उनको इंजरी हो जाती है। फिर आपकी मशाल जो होती है, आपके फायर टॉर्चेस, इसमें आपको केरोसिन का आप तेल डालते हो अपने टॉर्च के अंदर, ठीक है, इससे भी किसानों को, मतलब नॉट किसान, अपने एलिफेंट्स को नुकसान हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आपकी स्पाइक्स कई बार ना क्या होती हैं, आयरन स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की आपकी कीलें होती हैं ना, वो डंडे को अटैच कर दी जाती हैं और इनको कई बार ना क्या करते हो, जमीन पे बिछा देते हो। अब अगर हाथी यहां से निकलेगा, उनके पैरों में ये नुकीले जो होते हैं, लोहे की कील, ये लग जाती हैं, उससे एलिफेंट को बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला भाई ये सारे चीजें क्या हैं, ये क्रूअल मेथड्स हैं, ये सब चीजें बंद करो, इन सब चीजों को, ठीक है ना। हमें यहाँ पर एलिफेंट्स को अगर मैनेज करना है तो सही ढंग से यहाँ पे मैनेज करो, ना कि इस प्रकार की क्रुएलिटी वाली चीजों के साथ। बाकी एलिफेंट्स एक स्टेट से अलग अलग स्टेट्स मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार नेपाल से मूव करते करते वेस्ट बंगाल झारखंड आ जाते हैं, कई बार हरियाणा से मूव करते करते उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। तो सभी स्टेट्स को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा एलिफेंट्स की यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। रही बात एलिफेंट्स की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं और इनको हंट करना, इनको पकड़ना, इनको एक्सप्लॉइट करना यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। प्लस एट द सेम टाइम जो एशियन एलिफेंट की अगर मैं बात करूं तो उनका आईयूसीएन स्टेटस आपको यहाँ पे एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाउड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं। जिस एरिया में हाथी जा रहे होते हैं या फिर ऐसे दिक्कत आने वाली होती है, तो हम वहां पर पहले ही अलर्ट दे देते हैं, एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल अलर्ट, सायरन के माध्यम से। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एलिफेंट्स ना, जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो कई बार आप ये कर सकते हो कि अपने खेतों के आसपास बी हाइव्स बना सकते हो, तो वहां मधुमक्खियां होंगी तो अपने जो एलिफेंट्स है वो वहां पे नहीं जाएंगे। फिर लो वोल्टेज सोलर फेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि एलिफेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना जाएं और उनको इंजरी भी ना हो। ये लो वोल्टेज की बात हो रखी है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज होगा और वहां पर हाथी गया तो वो तो बिजली से मर सकता है ना, पर यहाँ पर लो वोल्टेज से इंपैक्ट नहीं आएगा खाते हुए। प्लस एट द सेम टाइम कम्युनिटीज जो होती हैं, लोकल कम्युनिटीज, उनकी कई बार लोकल टीम्स ट्रेन की जाती हैं ताकि वो मदद कर पाएं कि कैसे एलिफेंट यहाँ पे कहाँ मूव कर रहे हैं और उनको थोड़ा दूर भगा पाएं आम जनता वाले लोगों के वाले एरिया से। प्लस एट द सेम टाइम क्रॉप प्लानिंग आप इस प्रकार से करो कि यहाँ पर हाथी उस एरिया में ना आए। जैसे कई बार पता क्या होता है, हाथी को जैसे मिर्ची खाना, हाथी को जैसे जैसे आपके ऑरेंजेस वगैरह खाना, ये सिट्रस फ्रूट्स कई बार ना उसको थोड़े ठीक नहीं लगते। तो अगर आप इस प्रकार के फ्रूट्स आप अपने रखते हो साइड में जो हाथी नहीं खाता, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपके एरिया से थोड़ा दूर भागेगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप अगर प्रॉपर ट्रेंचेस यहाँ पे बनाओ, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एरियाज में वो यहाँ पे नहीं आएंगे और इससे एनिमल्स को इंजरी भी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। तो कुछ चीजें अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा यहाँ पे रिपोर्ट मांगी है केंद्र सरकार से कि आप बताइए कि क्या क्या काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। पर बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, फायर बॉल जैसी चीजें, वो चीजें अलाउड यहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था सी गार्जियन ड्रोन्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली ये सी गार्जियन ड्रोन्स नहीं इसका नाम होना चाहिए, मेरा यहाँ पे लिखने का मतलब था MQ-9B, जो सी गार्जियन ड्रोन्स की मैं बात कर रहा था, तो वो दरअसल में DRDO के द्वारा नहीं बल्कि आपके यूएस की जो आपकी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, ना कि फ्रांस के बीच में, तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें प्रोजेक्ट पैनमा की, तो एंथ्रोपिक का ही है ये, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, फिजिकल बुक्स को एक्वायर कर रहे हैं, उनका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको फाड़ रहे हैं और उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ट्रेनिंग की जा रही है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। UNCCD कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो COP17 है, वो आपका उलान बटार आपका मंगोलिया के अंदर यहाँ पर वो हो रहा है, तो दैट इज वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। UNCCD की अगर बात करें तो बिल्कुल 1994 के अंदर ही हमने यहाँ पे साइन किया था और 1996 में रेटिफाई हो गया था, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।